क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जिनके पास सिर्फ साधारण औजार थे, वे सैकड़ों टन वजन वाले पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे काट और जोड़ पाए? ऐसे पत्थर जिनके बीच आज भी चाकू की धार तक नहीं घुसती। इतिहास की किताबें कहती हैं कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं के पास बस तांबे के औजार और रस्सियां थीं, लेकिन जब हम उन ड्रिल के निशान देखते हैं जिन्हें आज की हीरे की मशीनें भी दोहरा नहीं पाती, तो आधिकारिक कहानी पर शक होना लाजमी है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि ऐसी ही रहस्यमयी तकनीकें हमें पेरू, मिस्र और जापान जैसे दूर दराज इलाकों में मिलती हैं, जबकि इन सभ्यताओं के बीच हजारों किलोमीटर और हजारों साल का फासला था? आज हम धरती के ऐसे ही कुछ सबसे रहस्यमय स्थलों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिन पर पुरातत्वविद दशकों से बहस करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम सनसनी और कल्पना से हटकर इन जगहों की सच्चाई और उनसे जुड़े तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह मानव इतिहास के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। नंबर 1, गुणुंग पड़ांग, इतिहास से भी पुरानी पहेली। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जिनके पास सिर्फ बेहद साधारण औजार थे, वे सैकड़ों टन वजन वाले पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे काट और जमा पाए? ऐसे पत्थर जिन्हें इस तरह जोड़ा गया है कि आज भी उनके बीच चाकू की धार तक नहीं घुसती। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं के पास केवल तांबे की छेनी और रस्सियां थीं, लेकिन जब हम पत्थरों पर बने ऐसे ड्रिल के निशान देखते हैं जिन्हें आधुनिक हीरे की मशीनें भी दोहराने में जूझती हैं, तो आधिकारिक कहानी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि ऐसी ही रहस्यमयी तकनीकें हमें पेरू, मिस्र और जापान जैसी एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर सभ्यताओं में मिलती हैं, जबकि इनके बीच हजारों साल का अंतर था? इसी सवाल के साथ हमारी पहली यात्रा शुरू होती है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, एक ऐसी जगह की ओर जिसे सदियों तक सिर्फ एक पवित्र पहाड़ी समझा जाता रहा। जावा द्वीप पर स्थित गुणुंग पड़ांग के बारे में स्थानीय लोग पीढ़ियों से मानते आए थे कि यह उनके पूर्वजों की आत्माओं का निवास है। लोग यहाँ प्रार्थना करने आते थे और पहाड़ी की चोटी पर पड़े पत्थरों को एक धार्मिक प्रतीक मानते थे, न कि किसी विशाल संरचना का हिस्सा। लेकिन साल 2010 में तस्वीर तब बदल गई जब यहाँ भूवैज्ञानिक श्रद्धा के साथ नहीं, बल्कि वैज्ञानिक उपकरणों के साथ पहुंचे। उनका मकसद भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना था, इसलिए उन्होंने जमीन के भीतर झांकने के लिए आधुनिक स्कैनर और जियोडार का इस्तेमाल शुरू किया। तभी उपकरणों ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। मिट्टी और घास की मोटी परत के नीचे कोई साधारण पहाड़ी नहीं, बल्कि एक विशाल परतों में बनी संरचना छिपी हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने पत्थरों के बीच फंसी जैविक सामग्री के नमूने लिए और उनका रेडियो कार्बन परीक्षण कराया। जब नतीजे आए तो कई शोधकर्ताओं को अपनी मशीनों पर ही शक होने लगा। कुछ नमूनों की उम्र लगभग 20,000 साल बताई जा रही थी। इसका मतलब यह था कि यह संरचना गहरे हिमयुग के समय की हो सकती है, उस दौर की जब धरती पर मैमथ घूमते थे और मिस्र की महान पिरामिडों के निर्माण में अभी 15,000 साल बाकी थे। यह खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि यह खोज मानव इतिहास की पूरी स्थापित समय रेखा को चुनौती दे रही थी। आधिकारिक विज्ञान के अनुसार 20,000 साल पहले इंसान केवल शिकारी और खाद्य संग्रह करने वाले थे, जो गुफाओं या अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। उनके पास न तो कोई संगठित राज्य था, न खेती बाड़ी, और न ही इतना अतिरिक्त संसाधन कि वे हजारों लोगों को एक साथ रखकर किसी विशाल निर्माण परियोजना को अंजाम दे सकें। इसी वजह से वैकल्पिक इतिहास के समर्थकों ने तुरंत दावा कर दिया कि गुणुंग पड़ांग दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी पिरामिड है और यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। कुछ ने इसे अटलांटिस से जोड़ा, तो कुछ ने कहा कि यह उस सभ्यता की निशानी है जो एक वैश्विक महाप्रलय में नष्ट हो गई। सवाल उठाया गया कि अगर यह सब सच नहीं है, तो फिर इतनी प्राचीन तकनीक किसके पास थी? क्या यह किसी दैत्य जाति का काम था, या फिर
बाहरी ग्रहों से आए प्राणियों ने हमारे पूर्वजों को यह ज्ञान दिया। लेकिन समय के साथ जब शुरुआती सनसनी शांत हुई तो वैज्ञानिकों ने इस जगह को ज्यादा ठंडे दिमाग से देखना शुरू किया। भूवैज्ञानिकों ने बताया कि गुणुंग पड़ांग पर मौजूद पत्थर किसी फैक्ट्री में ढाले गए ईंटों जैसे नहीं हैं, बल्कि ये स्तंभाकार बेसाल्ट हैं। यह एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब ज्वालामुखी लावा ठंडा होकर सिकुड़ता है और आदर्श छकोणीय स्तंभों में टूट जाता है। यानी जिन पत्थरों को देखकर लोग किसी प्राचीन सुपर टेक्नोलॉजी की कल्पना कर रहे थे, उन्हें असल में प्रकृति ने ही तैयार किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन इंसानों ने इस प्राकृतिक संरचना को पहचाना और बिना किसी उन्नत मशीनरी के इन भारी भरकम पत्थरों को खिसकाकर पहाड़ी की ढलानों को मजबूत किया, सीढ़ी नुमा टेरेस बनाए और इसे एक विशाल अनुष्ठान स्थल में बदल दिया। यह शून्य से बनाई गई इमारत नहीं थी, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए कच्चे ढांचे की एक भव्य मानवीय रूपांतरण प्रक्रिया थी। गुणुंग पड़ांग का असली रहस्य लेजर, एलियन या खोई हुई महासभ्यताओं में नहीं छिपा है। असली पहेली समाज शास्त्र की है। सवाल यह है कि बिना राजा, बिना राज्य और बिना किसी केंद्रीकृत सत्ता के शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों ने कैसे खुद को संगठित किया और सदियों तक एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम किया। गुणुंग पड़ांग हमें यह सिखाता है कि प्राचीन इंसान भले ही तकनीकी रूप से सीमित रहा हो, लेकिन सामूहिक सहयोग, धैर्य और विश्वास के मामले में वह असाधारण था। यह जगह हमें मजबूर करती है कि हम मानव इतिहास को सिर्फ औजारों और मशीनों के पैमाने पर न आंकें, बल्कि उस सामाजिक शक्ति को भी समझें जिसने इंसान को पहाड़ों को छूने वाले सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने की क्षमता दी। नंबर 2, कैलाश मंदिर, एक पहाड़ को काट कर रचा गया चमत्कार। अगर गुणुंग पड़ांग में इंसान ने प्रकृति को थोड़ा सा बदला था, तो भारत में इंसान ने प्रकृति को सीधे चुनौती दी। हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र के एलोरा में, उस स्थान पर जहां एक पूरी पहाड़ी को काट काट कर ऐसा मंदिर बनाया गया जिसे देखकर आज भी दिमाग मानने से इनकार कर देता है। कैलाश मंदिर को पहली बार देखने वाला हर इंसान यही सोचता है कि यह सामान्य मंदिरों की तरह पत्थरों को जोड़कर बनाया गया होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। यह मंदिर किसी भी ब्लॉक से नहीं बना है। यह पूरा का पूरा एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर काटकर निकाला गया है। आमतौर पर इंसान इमारतें नीचे से ऊपर बनाता है, पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। लेकिन कैलाश मंदिर में यह नियम पूरी तरह उलट दिया गया। यहाँ काम की शुरुआत पहाड़ी की चोटी से हुई और धीरे धीरे नीचे की ओर पत्थर हटाते हुए पूरा मंदिर बाहर निकाला गया। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के सामने पत्थर का विशाल पहाड़ है और उसे कहा जाए कि जो मंदिर नहीं है उसे हटा दो। यही इस परियोजना का मूल सिद्धांत था। नतीजा एक ऐसा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 9 मंजिला इमारत जितनी है, जिसके भीतर विशाल सभा मंडप है, नक्काशीदार स्तंभ हैं, हाथियों और देव आकृतियों की मूर्तियां हैं और हर एक विवरण उसी एक चट्टान का हिस्सा है। इस चमत्कार को बनाने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 लाख टन ज्वालामुखी चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया। अगर इस पत्थर को मालगाड़ियों में भरा जाए तो ट्रेन करीब 40 किलोमीटर तक फैल जाएगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर किसी कारीगर का हाथ जरा सा भी फिसल जाता और किसी मूर्ति का हिस्सा टूट जाता तो उसे जोड़ने या बदलने का कोई तरीका नहीं था। पूरा मंदिर हमेशा के लिए खराब हो सकता था। आधिकारिक इतिहास बताता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बना और इसे पूरा करने में लगभग 18 साल लगे। यहीं से गणित शुरू होता है जो आज भी इंजीनियरों को बेचैन कर देता है। अगर 2 लाख टन पत्थर को 18 साल में निकाला गया तो इसका मतलब है कि हर दिन बिना रुके औसतन 30 टन पत्थर काटा और हटाया गया। न छुट्टी, न बारिश की परवाह, न गर्मी का बहाना। और यह सिर्फ पत्थर हटाने की बात है, न कि उस महीन नक्काशी और वास्तु योजना की जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है। इसी वजह से इंटरनेट और वैकल्पिक इतिहास की दुनिया में यह दावा किया जाता है
कि कैलाश मंदिर साधारण औजारों से नहीं बन सकता। कुछ लोग दीवारों पर दिखने वाले निशानों को विशाल मशीनों के अवशेष बताते हैं। कुछ कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों को ध्वनि आधारित तकनीक का ज्ञान था, जिससे पत्थर नरम हो जाता था। और कुछ तो यहां तक कहते हैं कि यह काम बाहरी ग्रहों से आए किसी उन्नत प्राणी की मदद के बिना असंभव है। सवाल वही है, अगर आज भी ऐसी संरचना बनाना इंजीनियरिंग का दुस्वप्न है, तो 1000 साल पहले यह कैसे संभव हुआ? लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जवाब कल्पना से ज्यादा अनुशासन पर आधारित है। वे बताते हैं कि इस काम का सबसे बड़ा रहस्य ऊर्ध्वाधर खुदाई की तकनीक थी। चूंकि मंदिर ऊपर से नीचे काटा जा रहा था, इसलिए भारी पत्थरों को उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण खुद काम कर रहा था। काटा गया पत्थर बस नीचे गिरा दिया जाता था। औजारों के मामले में उस समय लोहे और स्टील की कीलों और वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। चट्टान में छोटे छोटे छेद किए जाते, उनमें सूखी लकड़ी के खूंटे डाले जाते और फिर उन पर पानी डाला जाता। लकड़ी फूलकर इतनी जोरदार ताकत पैदा करती कि पत्थर सीधी रेखा में फट जाता। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अहम था इंसानी संसाधन। हजारों कारीगर दिन रात पालियों में काम करते थे। कोई पत्थर काट रहा था, कोई मलबा हटा रहा था, कोई नक्काशी कर रहा था। यह एक ऐसा औद्योगिक स्तर का प्रोजेक्ट था जहां इंसान मशीन से पहले आया। कैलाश मंदिर हमें यह नहीं बताता कि प्राचीन लोग किसी जादुई तकनीक के मालिक थे, बल्कि यह दिखाता है कि जब इंसानी श्रम, अनुशासन और उद्देश्य एक साथ मिल जाते हैं, तो वे पहाड़ को भी कला में बदल सकते हैं। यह मंदिर लेजरों या भूले बिसरे विज्ञान का स्मारक नहीं है, बल्कि मानव धैर्य और संगठन की उस शक्ति का प्रमाण है जिसे हम अक्सर कम आंख लेते हैं। नंबर 3, योनागुनी स्मारक। समुद्र के नीचे छिपा रहस्य कैलाश मंदिर सदियों से इंसानी आंखों के सामने खड़ा रहा, लेकिन अगला रहस्य हजारों साल तक पूरी दुनिया से छिपा रहा, समुद्र की गहराइयों में। यह कहानी हमें ले चलती है जापान के सबसे पश्चिमी छोर पर, योनागुनी द्वीप के पास, जहां 1986 में एक साधारण सा गोताखोर किसी इतिहास की किताब का नहीं, बल्कि जिंदा रहस्य का सामना करने वाला था। किहाचिरो अराताके नाम का यह डाइविंग इंस्ट्रक्टर इन पानियों में हथौड़ा नुमा शार्क देखने आया था। लेकिन मछलियों की जगह उसने समुद्र तल पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी सांस थम गई। नीचे नीले अंधेरे में एक विशाल पत्थर की संरचना खड़ी थी। सीधी दीवारें, सपाट मंच, तीखे कोने और चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन शहर का किला या पिरामिड समुद्र में डूब गया हो। यह कोई छोटी चट्टान नहीं थी। यह संरचना लगभग 150 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी। कुछ जगहों पर पत्थर ऐसे कटे हुए लगते थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर समतल किया हो। अराताके ने जो देखा वह सामान्य भूगर्भीय आकृति से कहीं आगे की चीज लग रही थी। जब यह खोज सामने आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसे जापान की अटलांटिस कहा जाने लगा। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर यह संरचना इंसान द्वारा बनाई गई है, तो यह आज समुद्र के नीचे कैसे पहुंच गई? वैज्ञानिकों ने बताया कि इस इलाके में समुद्र का स्तर आखिरी हिमयुग के दौरान आज से कहीं नीचे था, लगभग 10,000 साल पहले। इसका मतलब यह हुआ कि अगर योनागुनी सच में एक मानव निर्मित शहर है, तो यह मिस्र की पिरामिडों और सुमेर की सभ्यता से भी 5000 साल पुराना होगा। यह विचार अपने आप में इतिहास की पूरी समय रेखा को उलट देने के लिए काफी था। यहीं से वैकल्पिक इतिहास और रहस्यवाद की दुनिया ने इस जगह को हाथों हाथ ले लिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रशांत महासागर में डूबे हुए पौराणिक महाद्वीप मू के अवशेष हैं, जो अटलांटिस का एशियाई रूप था। उनके अनुसार यह किसी अत्यंत उन्नत सभ्यता का बंदरगाह रहा होगा, जो किसी प्रलय में समुद्र के नीचे समा गया। वे कुछ खास विवरणों की ओर इशारा करते हैं। पत्थरों में बने गोल छेद जो खंभों के आधार जैसे लगते हैं, और एक विशाल चट्टान जो देखने में कछुए या मानव चेहरे जैसी प्रतीत होती है, मानो वह जानबूझकर तराशी गई हो। सवाल उठाया जाता है कि अगर यह सब प्राकृतिक है, तो फिर प्रकृति इतनी सटीक ज्यामिति क्यों बनाएगी?
लेकिन विज्ञान इस कहानी को पूरी तरह खारिज भी नहीं करता और पूरी तरह स्वीकार भी नहीं। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि योनागुनी की चट्टानें मुख्य रूप से सैंडस्टोन और आर्जिलाइट जैसी परतदार चट्टानों से बनी हैं। इन चट्टानों की खासियत यह होती है कि जब उन पर जोर पड़ता है या टेक्टोनिक प्लेटें हिलती हैं, तो वे सीधी रेखाओं में टूटती हैं। इसके अलावा समुद्र की तेज धाराएं और लहरें हजारों सालों तक कमजोर हिस्सों को घिसती रहीं, जिससे बड़ी बड़ी सपाट सतहें और तीखे कोने बन गए। इस नजरिए से देखा जाए तो जो हमें सीढ़ियां और दीवारें लगती हैं, वे प्रकृति की लंबी और धैर्यपूर्ण मेहनत का नतीजा हो सकती हैं। लेकिन कहानी का सबसे रोचक पहलू यहीं छिपा है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सच शायद इन दोनों धारणाओं के बीच कहीं है। संभव है कि प्रकृति ने इस जगह की आधार रचना बनाई हो और बाद में समुद्र स्तर बढ़ने से पहले यहाँ रहने वाले प्राचीन लोगों ने इन प्राकृतिक मंचों का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कुछ किनारों को सीधा किया, कुछ रास्ते बनाए और इस जगह को किसी धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। यानी यह न पूरी तरह प्राकृतिक चट्टान है और न ही पूरी तरह मानव निर्मित शहर, बल्कि इंसान और प्रकृति के सहयोग से बना एक अद्भुत स्मारक है। योनागुनी हमें यह सिखाता है कि हर रहस्य का जवाब काले या सफेद में नहीं होता। कभी कभी सच धुंधले ग्रे रंग में छिपा होता है। समुद्र अपनी गहराइयों में कई राज्य छुपाए बैठा है और योनागुनी उन्हीं राज्यों में से एक है। एक ऐसा स्थान जो आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने अतीत के बारे में कितना कम जाना है और शायद कितना कुछ अभी भी पानी के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। नंबर 4, डेरिनकुयू। धरती के नीचे छिपा हुआ शहर समुद्र अपने रहस्यों को गहराइयों में छुपा लेता है, लेकिन कभी कभी जमीन खुद उनसे भी ज्यादा गहराई में सच को दबा देती है। तुर्की में यह रहस्य किसी अभियान या खुदाई से नहीं, बल्कि एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से सामने आया। साल 1963 में कप्पादोकिया क्षेत्र में रहने वाला एक किसान अपने घर के बेसमेंट की मरम्मत कर रहा था। वह एक पुरानी दीवार तोड़ रहा था जब अचानक दीवार के पीछे अंधेरा दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि यह कोई छोटा सा तहखाना होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने मलबा हटाया, सामने एक संकरा सुरंगनुमा रास्ता खुलता चला गया जो अंधेरे में कहीं दूर तक जाता था। किसान को तब भी अंदाजा नहीं था कि उसने सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे विशाल भूमिगत शहरों में से एक का द्वार खोल दिया है। जब पुरातत्वविद वहां पहुंचे और खुदाई शुरू हुई, तो उनके सामने जो तस्वीर उभरी, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। यह कोई 2-4 गुफाओं का जाल नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था जो जमीन के नीचे 18 मंजिल तक फैला हुआ था। इस शहर का नाम था डेरिनकुयू। इस अंधेरे संसार में एक साथ लगभग 20,000 लोग रह सकते थे, और वे भी अकेले नहीं, बल्कि अपने पशुओं के साथ। यहां रहने वालों ने जिंदगी की हर जरूरत का इंतजाम किया था। स्कूल थे, चर्च थे, शराब के तहखाने थे, तेल निकालने की प्रेस थी और जानवरों के लिए अलग अलग बाड़े बने हुए थे। संकरी सुरंगों के बावजूद यह शहर अपने आप में पूरी तरह आत्मनिर्भर था। सबसे हैरान करने वाली बात इसकी गहराई थी। मुख्य वेंटिलेशन शाफ्ट लगभग 85 मीटर नीचे तक जाते थे और हवा की यह व्यवस्था इतनी कुशल थी कि आज भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के नीचे सांस ली जा सकती है। ऊपर से देखने पर इन वेंटिलेशन छिद्रों का पता लगाना लगभग असंभव है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई इंसान स्वेच्छा से जमीन के नीचे बिना धूप और खुले आसमान के इस तरह क्यों रहना चाहेगा? यही सवाल साजिश सिद्धांतों को जन्म देता है। कुछ लोग मानते हैं कि डेरिनकुयू किसी प्राचीन वैश्विक आपदा के लिए बनाया गया बंकर था। शायद इंसान किसी प्राचीन परमाणु युद्ध से बच रहा था, या किसी भीषण हिमयुग से, या फिर बाहरी ग्रहों से आए प्राणियों से जो धरती के ऊपर गश्त करते थे। इन धारणाओं को और बल देती हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं, बेहद संकरे गलियारे जिनमें एक समय में सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, और भारी गोल पत्थर के दरवाजे जिनका वजन आधा टन तक है और जिन्हें सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर ये लोग किससे इतना डरते थे? इतिहासकार इस डर को कल्पना से नहीं,
बल्कि हकीकत से जोड़ते हैं। उनके अनुसार डेरिनकुयू सचमुच एक शरण स्थली था, लेकिन किसी एलियन से नहीं बल्कि इंसानों से। यह इलाका सदियों तक युद्धों और आक्रमणों का केंद्र रहा। पहले रोमन हमले, फिर अरब आक्रमणकारी और बाद में मंगोल। हर दौर में स्थानीय आबादी को हिंसा और लूट से बचने का तरीका चाहिए था। यहाँ की ज्वालामुखीय चट्टान, जिसे टप कहा जाता है, इस काम के लिए आदर्श थी। यह पत्थर जमीन के अंदर रहते हुए बहुत नरम होता है और आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन जैसे ही यह हवा के संपर्क में आता है, यह सख्त होकर लगभग कंक्रीट जैसा मजबूत हो जाता है। इसी गुण का फायदा उठाकर लोगों ने पूरा शहर धरती के नीचे तराश दिया। जब दुश्मन नजदीक आता तो पूरा गांव पल भर में गायब हो जाता। लोग सुरंगों में उतर जाते, प्रवेश द्वारों को भारी पत्थरों से बंद कर देते और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता जैसे यह जगह पूरी तरह वीरान हो। दुश्मन सतह पर घूमते रहते, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके पैरों के ठीक नीचे हजारों लोग जिंदगी जी रहे हैं। डेरिनकुयू डर का स्मारक नहीं है, बल्कि जीवित रहने की जिद का प्रमाण है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें हालात ने कोने में धकेल दिया था और जिन्होंने हार मानने के बजाय जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया बसा ली। यह शहर हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ महल और मंदिर ही नहीं बनाता, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो वह धरती की कोख में भी अपनी सभ्यता को बचाने का रास्ता खोज लेता है। नंबर 5, नानमाडोल। पानी के ऊपर बना मृतकों का शहर डेरिनकुयू जमीन के नीचे जिंदा लोगों का आश्रय था, लेकिन अगली जगह को स्थानीय लोग आज भी मृतकों का शहर कहते हैं। यह स्थान इतना डरावना माना जाता है कि यहाँ के निवासी आज भी सूर्यास्त के बाद इसके खंडहरों के पास जाने से कतराते हैं। कहानी हमें ले चलती है प्रशांत महासागर के बीचों बीच, माइक्रोनेशिया के छोटे से द्वीप पोनपेई पर। यहाँ के लोग चेतावनी देते हैं कि अगर कभी नान माडोल जाए तो अंधेरा होने से पहले लौट आना, क्योंकि रात में यहाँ प्राचीन राजाओं की आत्माएं जाग जाती हैं और वे बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती। दिन के उजाले में नान माडोल किसी डरावनी जगह से ज्यादा एक असंभव इंजीनियरिंग चमत्कार लगता है। यह दुनिया का इकलौता प्राचीन शहर है जो ठोस जमीन पर नहीं बल्कि सीधे पानी के ऊपर बनाया गया है। चारों तरफ मैंग्रोव के जंगल और कोरल रीफ हैं और उनके बीच इंसान ने पत्थरों से 92 कृत्रिम द्वीप बना दिए। इन द्वीपों को नहरों के जाल से जोड़ा गया है, इसलिए इसे अक्सर प्रशांत महासागर की वेनिस कहा जाता है। लेकिन इटली की वेनिस की तरह यहाँ कोई रोमांस नहीं, बल्कि एक भारी दबाने वाला सन्नाटा महसूस होता है। इन द्वीपों की दीवारें पानी से लगभग 8 मीटर ऊपर उठती हैं, यानी एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। दीवारें किसी साधारण पत्थर से नहीं बल्कि हजारों बेसाल्ट स्तंभों से बनी हैं, जो देखने में लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों जैसे लगते हैं। हर एक पत्थर का वजन 5 टन से लेकर 50 टन तक है। अगर नान माडोल के निर्माण में इस्तेमाल हुए सारे पत्थरों को जोड़ दिया जाए तो उनका कुल वजन लगभग 7,50,000 टन बैठता है। यह मात्रा मिस्र की महान पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थरों के बराबर मानी जाती है। फर्क बस इतना है कि पिरामिड एक विशाल सभ्यता ने बनाए थे, जबकि पोनपेई द्वीप पर उस समय मुश्किल से 25,000 लोग रहते थे। इन लोगों के पास न धातु थी, न पहिया, न कोई उन्नत मशीन। फिर भी वे किसी तरह इन विशाल पत्थरों को द्वीप के दूसरे छोर की खदानों से निकालकर घने जंगलों और दलदली जमीन से होते हुए पानी तक लाए और फिर उन्हें इतनी सटीकता से जमा दिया कि आज भी दीवारें खड़ी हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग इस जगह को शापित मानते हैं। उनके विश्वास को और मजबूती देता है साल 1907 का एक किस्सा। उस समय द्वीप पर शासन करने वाले जर्मन गवर्नर विक्टर बर्ग ने स्थानीय चेतावनियों को नजरअंदाज किया और नान माडोल के केंद्र में स्थित एक प्राचीन मकबरे को खुलवाया। अंदर उसे असामान्य रूप से बड़े मानव कंकाल मिले, लेकिन अगले ही दिन गवर्नर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर उसकी मौत की वजह नहीं बता पाए। स्थानीय लोगों ने बस इतना कहा, उसने साउडेलर राजाओं की आत्माओं को परेशान कर दिया।
नानमाडोल के निर्माण का रहस्य दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाता रहा। सवाल सीधा था, 50 टन वजन वाले पत्थर को बिना सड़क और पहियों के कैसे खिसकाया गया? जमीन पर घसीटना लगभग असंभव था, क्योंकि दलदल में पत्थर धंस जाते। इसी वजह से सबसे लोकप्रिय व्याख्या जादू बन गई। लोक कथाओं के अनुसार यह शहर 2 भाई जादूगरों ने बनाया था, जो समुद्र पार से आए थे। वे तट पर बैठकर रहस्यमय वाद्य बजाते थे और उन्हीं धुनों पर पत्थर हवा में उड़ते हुए अपनी जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग इससे भी आगे जाते हैं। वे यहाँ पाई जाने वाली चुंबकीय गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हैं। कभी कभी कंपास काम करना बंद कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि ये बेसाल्ट स्तंभ सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि किसी विशाल ऊर्जा संरचना के हिस्से हैं, जिसे किसी उन्नत सभ्यता या बाहरी बुद्धिमत्ता ने छोड़ा था। ऊपर से देखने पर शहर की बनावट सच में किसी जटिल सर्किट जैसी लगती है, जहां नहरें तारों का काम करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कल्पना नहीं, प्रयोग का रास्ता चुना। उन्होंने समझा कि पत्थरों को जमीन पर खींचना बेवकूफी होती। असली रास्ता समुद्र था। पत्थरों को बांस और लकड़ी के बड़े बड़े बेड़ों के नीचे बांध दिया जाता था। पानी में पत्थर का प्रभावी वजन कम हो जाता है और बेड़े की उछाल उन्हें डूबने से बचाती थी। ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए ढलान का इस्तेमाल किया गया। पत्थरों को परत दर परत रखा गया। हथेली के पेड़ों के तनों को लीवर की तरह इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे दीवारें ऊपर उठती चली गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तकनीक से जुड़ी नहीं, बल्कि उद्देश्य से जुड़ी है। नानमाडोल किसी मंदिर या किले के रूप में नहीं बना था। यह साउडेलर वंश की सत्ता का औजार था। शासक ने सभी स्थानीय सरदारों और उनके परिवारों को इस पत्थर के शहर में रहने का आदेश दिया। ऊपर से यह सम्मान लगता था, लेकिन असल में यह नियंत्रण था। इन कृत्रिम द्वीपों पर न तो मीठे पानी का स्रोत था और न खेती की जमीन। हर चीज, खाना पानी, मुख्य द्वीप से नावों द्वारा आती थी। जो सरदार विद्रोह की सोचता, उसकी सप्लाई रोक दी जाती। नानमाडोल इतिहास का पहला सुनहरा पिंजरा था, जहां वास्तुकला सत्ता और दमन का हथियार बन गई। नानमाडोल यह दिखाता है कि इंसान सिर्फ तकनीक से नहीं, चालाकी और सामाजिक नियंत्रण से भी असंभव संरचनाएं खड़ी कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो स्थान आता है, वह सिर्फ सत्ता या श्रम की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ऐसी तकनीकी सटीकता दिखाता है जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी असहज हो जाएंगे। नंबर 6, सेरापेउम ऑफ साक्कारा, पत्थर के भीतर कैद असंभव पहेली। नानमाडोल में इंसान ने सत्ता और नियंत्रण के लिए पत्थरों से पानी के ऊपर शहर खड़ा कर दिया था। लेकिन मिस्र में एक ऐसी जगह है जहां पत्थर खुद सबसे बड़ा सवाल बन जाते हैं। हम पिरामिडों और खुले रेगिस्तान से दूर जमीन के नीचे उस स्थान में उतरते हैं जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इस जगह का नाम है सेरापेउम ऑफ साक्कारा। इसकी खोज की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं। साल 1850 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद ऑगस्ट मैरियट रेगिस्तान में खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें रेत से बाहर झांकती एक स्फिंक्स की मूर्ति दिखाई दी। खुदाई आगे बढ़ी तो स्फिंक्स की पूरी कतार सामने आई, जो एक बंद और सील किए गए प्रवेश द्वार तक जाती थी। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। रास्ता एक विशाल पत्थर की प्लग से बंद किया गया था, इतनी मजबूत कि अंदर जाने के लिए मैरियट को विस्फोटकों का सहारा लेना पड़ा। जब धूल बैठी और मशालों की रोशनी में वे अंदर दाखिल हुए, तो उनके सामने सन्नाटे और अंधेरे की एक अलग ही दुनिया खुल गई। जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर तक फैली सीधी सुरंगें थीं, जिन्हें सीधे कठोर चट्टान काटकर बनाया गया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब सुरंगों के किनारे बने विशाल कक्षों में रखी चीजें दिखाई दी। वहां कतार में रखे थे 24 विशाल ग्रेनाइट के सर्कोफेगस, कुछ काले, कुछ गुलाबी और कुछ धूसर रंग के। इन पत्थर के बक्सों का आकार और वजन इंसानी दिमाग को सुन्न कर देता है। हर सर्कोफेगस लगभग 4 मीटर लंबा, 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा और 70 से 100 टन वजनी है। इनके ऊपर रखे ढक्कन भी लगभग 30 टन के हैं।
यह ऐसा है जैसे दो आधुनिक टैंक या हाथियों का पूरा झुंड पत्थर में ढाल दिया गया हो। जब मैरियट एक सर्कोफेगस के पास पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर जमी धूल की एक अजीब बात नोटिस की। धूल बिल्कुल वैसी ही जमी थी जैसी हजारों साल पहले छोड़ी गई होगी। उसमें प्राचीन मजदूरों के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि इन कक्षों को कभी लूटा नहीं गया था। सर्कोफेगस पूरी तरह सील थे। सभी को यकीन था कि इनके भीतर पवित्र एपिस बैलों की ममियां होंगी, सोने और कीमती वस्तुओं से सजी हुई। लेकिन जब भारी मशक्कत के बाद एक ढक्कन हटाया गया तो भीतर जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। अंदर पूर्ण शून्य था, न हड्डियां, न राख, न सोना, कुछ भी नहीं। सिर्फ अंदर से भी उतना ही चमकदार और दर्पण जैसी सतह वाला ग्रेनाइट। यहीं से सिरापियम एक असहज रहस्य बन जाता है। सवाल उठता है कि अगर अंदर कुछ रखना ही नहीं था तो 100 टन वजनी पत्थर के इन बक्सों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे भी बड़ा सवाल इनकी कारीगरी है। इंजीनियरों ने जब इन सर्कोफेगस की जांच की तो पाया कि इनके अंदरूनी कोने बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के हैं। दीवारें इतनी समतल हैं कि उनमें बाल जितना भी उतार चढ़ाव नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, एक कारीगर को एक संकरे ग्रेनाइट बॉक्स के भीतर घुसकर तेल के दिए की रोशनी में दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक को इस स्तर की सटीकता से घिसना पड़ा होगा। एक भी गलत चाल पूरी सतह को हमेशा के लिए खराब कर सकती थी। इसी बेजोड़ सटीकता ने वैकल्पिक इतिहास को जन्म दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये सर्कोफेगस ताबूत नहीं बल्कि तकनीकी कंटेनर थे। ग्रेनाइट में मौजूद क्वार्ट्ज दबाव बढ़ने पर विद्युत उत्पन्न कर सकता है। इसी आधार पर यह दावा किया गया कि ये विशाल बक्से किसी प्राचीन ऊर्जा प्रणाली, बैटरी या यहां तक कि टेलीपोर्टेशन जैसी अवधारणाओं से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें विकिरण से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित कक्ष मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि जिन प्राणियों या वस्तुओं को इनमें रखा गया था वे किसी अज्ञात प्रक्रिया के तहत हट गए और पीछे सिर्फ खाली खोल रह गया। मिस्रविद इन अटकलों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे कुछ असहज तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई सर्कोफेगस पर खुरदरे और असमान चित्रलिपि के निशान मिले हैं जो उनकी अत्यंत चिकनी सतह से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इससे यह धारणा बनती है कि ये सर्कोफेगस किसी बहुत प्राचीन दौर में अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनाए गए थे और हजारों साल बाद आए अपेक्षाकृत कम कुशल लोगों ने उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अपनाया और बस उन पर नाम लिख दिए। यहां बैल दफन है। औजारों के सवाल पर विज्ञान तांबे की आरी और क्वार्ट्ज या कोरंडम जैसे घर्षक पदार्थों की बात करता है। प्रयोग यह दिखाते हैं कि तांबा अगर उसके नीचे लगातार घर्षक डाला जाए तो ग्रेनाइट को काट सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी है, घंटे में सिर्फ कुछ मिलीमीटर। इस गति से एक ही सर्कोफेगस बनाने में कई दशकों की लगातार मेहनत लग सकती है, वह भी कई कारीगरों की टीम के साथ। लेकिन सिरापियम का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल औजारों का नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स का है। सुरंगें इतनी संकरी हैं कि 2 लोग मुश्किल से साथ चल सकें। फिर 100 टन वजनी ग्रेनाइट के बक्सों को यहां तक लाया कैसे गया? तंग मोड़ों पर उन्हें घुमाया कैसे गया? और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें उन निचों में कैसे उतारा गया जहां दीवार और सर्कोफेगस के बीच कई जगह सिर्फ 40 सेंटीमीटर का अंतर है। वहां न तो लीवर लगाने की जगह है न लोगों के खड़े होने की, और 30 टन के ढक्कन इतनी सटीकता से ऊपर कैसे रखे गए बिना किसी आधुनिक हाइड्रोलिक प्रणाली के? इन्हीं सवालों की वजह से सिरापियम ऑफ साक्कारा इतिहासकारों और इंजीनियरों दोनों के लिए सबसे असहज स्थलों में से एक बना हुआ है। यहां हम सिर्फ अधूरी थ्योरियां नहीं देखते बल्कि ऐसा परिणाम देखते हैं जिसे आज की क्रेनों और मशीनों से भी दोहराना बेहद मुश्किल होगा। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।